अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, स्वागत है आप तमामी नाजरीन का अलीमी एकेडमी 92 चैनल में। नाजरीन, फिर से मैं एक लंबी मुद्दत के बाद हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए क्लास के नए वीडियो के साथ। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज आप पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के इंटर क्लास में चलने वाली किताब कहकशां। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में चलने वाली एक किताब जिसका नाम कहकशां है। आज से हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो के जरिए आपको इंटरमीडिएट की जो किताब कहकशां है इसके बारे में हर रोज एक एक चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। साथियों, तो आइए हम पढ़ लेते हैं अपने उस वीडियो को। इससे पहले गुजारिश है, पढ़ लेते हैं अपने चैप्टर को। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि जो लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो इस चैनल से जुड़ जाए और अलीमी एकेडमी 92 चैनल को अपने दिलो जान से सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। साथियों, तो मैं आपको बता दूं कि जो आज चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। और ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर का नाम खाका है। साथियों, ये एक खाका है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि खाका कहते किसको है, खाका होता क्या है। तो आपके इस बिहार बोर्ड की इस किताब कहकशां के अंदर दिए हुआ है कि किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी ही खाका निगारी है। खाका किसको कहते हैं? किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी, ये खाका निगारी कहलाता है। साथियों, तो ये तो किताब है, शायद ये बातें आपको पूरी तरह समझ में नहीं आई होंगी और पूरी तरह समझ में भी कैसे आए, चूंकि आप फर्स्ट बार इससे जुड़ रहे हैं। सुनिए, मैं आपको बताता हूं। खाका बोलते हैं किसी भी इंसान की जिंदगी में घटे हुए घटना को या उस इंसान के जिंदगी के जितने सारे पहलू हैं ना, कि तमाम पहलुओं में से किसी इंसान के बहुत सारे जिंदगी के पहलुओं में से किसी एक पहलू को उजागर कर देना। इंसान के अंदर जितनी क्वालिटीज है उन तमाम क्वालिटीज में से किसी एक क्वालिटी को अच्छे ढंग से बता देना, यही खाका कहलाता है। यही उस शख्स का खाका कहलाता है। कुछ लोग इसके डिफिनेशन में कुछ और कहते हैं, कुछ और कहते हैं, कुछ और कहते हैं, लेकिन खाका बोलते हैं किसी भी इंसान के जिंदगी के जो औसाफ हैं, जो उसके अंदर खूबियां हैं, उन तमाम खूबियों में से किसी एक खूबी को अच्छे तरीके से उजागर करके लिख देना, ये खाका कहलाता है। देख लेते हैं साथियों, ये खाका, जो पहला खाका है, इसको लिखा है मिर्जा फरहतुल्लाह बैग ने। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग ने। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये मिर्जा फरहतुल्लाह बैग, नजीर अहमद ये उस्ताद हैं और ये हैं शागिर्द। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग ये हैं शागिर्द और नजीर अहमद ये है उस्ताद। डिप्टी नजीर अहमद, डॉक्टर नजीर अहमद, सब यही है। डॉक्टर नजीर अहमद भी यही है, डिप्टी नजीर अहमद भी यही है और टीचर नजीर अहमद, मौलवी नजीर अहमद भी यही है। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग की जानकारी लेते हैं, जो निहायत ही जरूरी है, इसलिए कि बिहार बोर्ड में ज्यादातर क्वेश्चन आपको इधर ही से आते हैं, इसलिए इसको गौर से देखें। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के जद्दे अमजद बोलते हैं दादा परदादा को। जद दादा और जद्दे अमजद यानी के परदादा। जद्दे अमजद यानी फरहतुल्लाह बैग के दादा मिर्जा अफजल बैग। मिर्जा अफजल बैग
बदख्शा को तर्क करके, बदख्शा एक जगह है जिसको छोड़ करके, किनके जमाने में? शाह आलम सानी के जमाने में। कहां चले आए? हिंदुस्तान के दिल्ली आ गए, हिंदुस्तान में दिल्ली आए। और जब दिल्ली ये आए तो इनकी ज्वाइनिंग जो हुई थी वो फौज में हुई थी, और ये फौज में मुलाजिम हो गए, ये फौज में मुलाजिम हो गए। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के दादा का नाम मिर्जा अब्दुल्ला है। ऐसा लग रहा है फरहतुल्लाह बैग, अब्दुल्ला बैग, ये कहीं ना कहीं मिर्जा असदुल्ला खान गालिब से अटैचमेंट है। आप गौर करेंगे पता लग जाएगा, कहीं ना कहीं अटैचमेंट है साथियों। दादा का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बैग। और आगे आ जाइए, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग कहां? बदख्शा से कहां चले आए? हिंदुस्तान के दिल्ली। लेकिन इस दिल्ली में भी माली दुश्वारियों से दो चार होते रहे, परेशानी होती रही, तो दिल्ली से कहां चले गए? हैदराबाद। कहां चले गए? दिल्ली से हैदराबाद। गोया के बदख्शा से दिल्ली और दिल्ली से हैदराबाद, ये इनकी वो है। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग की जो पैदाइश हुई अगस्त 1885, 1885। कुछ लोगों ने लिखा है 1883, जो गलत है। 1883 गलत है। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग ने खुद ही कहा है कि मेरी पैदाइश 1885 को हुई है। कहां हुई थी इनकी पैदाइश? चूड़ीवालान दिल्ली में, चूड़ीवालान दिल्ली में। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है चूड़ीवालान। ऐसे ही एक जगह है जिसका नाम है झंडेवालान, झंडेवालान। ऐसी ही एक जगह का नाम है चूड़ीवालान। तो यही फरहतुल्लाह बैग की पैदाइश 1885 में हुई। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग के वालिद का नाम मिर्जा हशमतुल्लाह बैग, मिर्जा हशमतुल्लाह बैग। मां का नाम मुशर्रफ जहां बेगम, मुशर्रफ जहां बेगम। जिस वक्त मिर्जा फरहतुल्लाह बैग की पैदाइश 10 रोज हुए थे, सिर्फ 10 रोज के हुए थे, ये पैदा हुए, इनको 10 रोज हुए थे कि मुशर्रफ जहां बेगम दुनिया को छोड़ बसी। 10 दिन के ही थे कि मुशर्रफ जहां चल बसी थी। मिर्जा फरहतुल्लाह बैग की एक ऐसी फूफी जिसको बाल बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसका नाम था हुस्न जहां बेगम। इस हुस्न जहां बेगम ने फरहतुल्लाह बैग को अपना बेटा बनाया और अपने बेटे की तरफ पालन पोषण और इसकी तरबियत की। देखिए, जब इनकी पैदाइश हो गई 1885 में, तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह जो कराया था, बिस्मिल्लाह पढ़ाया था, वो सैयद वलीउल्लाह ने, सैयद वलीउल्लाह। और ये सैयद वलीउल्लाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के करीब, दरगाह पे रहने वाले एक मौलाना की तरह एक मौलवी साहब थे जिनका नाम था सैयद वलीउल्लाह। इन्होंने फरहतुल्लाह बैग को बिस्मिल्लाह कराया। कुरान शरीफ मौलवी कमरुद्दीन ने पढ़ाया। अच्छे इंट्रेंस इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा से इंट्रेंस का एग्जाम पास किया। कश्मीरी गेट, इसको उर्दू में दरवाजा कहा है, कश्मीरी दरवाजा, कश्मीरी गेट के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। और उसके बाद 1901 हिंदू कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में 1901 में इनका दाखिला हुआ और 1903 में इन्होंने इंटरमीडिएट इम्तिहान पास कर लिया। बीए इन्होंने किया सेंट स्टेफेंस कॉलेज से, सेंट स्टेफेंस कॉलेज से इन्होंने बीए किया और इसी कॉलेज से इन्होंने एमए भी कर लिया साथियों, इसी कॉलेज से इन्होंने एमए भी कर लिया। और आगे और देख लेते हैं इनके बारे में जानकारी। अब तलाशे मुआश यानी रिस्क हासिल करने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है, इस सिलसिले में ये कहां गए? हैदराबाद चले गए।
हैदराबाद आकर उन्होंने वहां के एक स्कूल में अंग्रेजी मुअल्लिम हुए। अंग्रेजी के मुअल्लिम हो गए। उसके बाद हाई कोर्ट 1908 में मुतरजिम, हाई कोर्ट में 1908 में ये मुतरजिम का काम करने लगे। मुतरजिम क्या चीज है अभी बताता हूं साथियों। मुतरजिम बोलते हैं ट्रांसलेटर को, किसी भी एक भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करने वाले को। जैसे कि उर्दू भाषा को हिंदी में बदल देना, हिंदी को उर्दू में कर देना, अंग्रेजी का हिंदी करना, हिंदी का उर्दू कर देना, ये अनुवादक भी इसको बोलते हैं। तो ये अनुवादक यानी कि मुतरजिम यानी ट्रांसलेटर की नौकरी हाई कोर्ट में फिर करने लगे। उसके बाद 1910 में इन्होंने जुडिशियल का इम्तिहान पास कर लिया। जुडिशियल इम्तिहान 1910 में इन्होंने पास कर लिया। अब और आइए थोड़ी सी जानकारी। 1939 में हाई कोर्ट के, 1910 में जुडिशियल इम्तिहान पास किया, हाई कोर्ट में काम करते रहे। 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बन गए, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बन गए। और 1942 में ये सुबुकदोष भी हो गए। सुबुकदोष बोले तो रिटायर भी कर गए, रिटायर भी कर गए। कब? 1942 को। अगस्त 1908 को। अब इनकी शादी की बात हो रही है कि मिर्जा फरतुल्लाह की शादी किस साल हुई थी? अगस्त 1908 में इनकी शादी नसीमा सुल्ताना से हुई। नसीमा सुल्ताना से 1908 में इनकी शादी हुई। जब नसीमा सुल्ताना का इंतकाल हो गया, क्या हो गया? इंतकाल हो गया। तो इंतकाल कर जाने के बाद नसीमा सुल्ताना की बहन हमीदा सुल्ताना, इनसे शादी हुई। इसके इंतकाल होने के बाद, नसीमा के इंतकाल होने के बाद हमीदा से इनकी शादी हुई। और नसीमा और हमीदा ये दोनों सगी बहन है साथियों। और आगे आइए, मिर्जा फरतुल्लाह बैग के द्वारा लिखी गई किताबें। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, ये इनकी लिखी हुई है। फूल वालों की सैर इन्हीं की लिखी हुई है। इंशा इन्हीं की लिखी है। दीवाने यकीन ये इन्हीं की है। दीवाने नजीर इनकी लिखी हुई है। मेरी दास्तान इनकी लिखी है। मेरी शायरी इन्हीं की लिखी हुई है साथियों। और आगे आज देख लीजिए, एक पॉइंट और है। इनका जो इंतकाल हुआ है 27 अप्रैल 1947 को। 1885 में ये पैदा हुए, 1885 में पैदा हुए। और ये जो तारीख है 1885 की, ये तारीख एक और चीज की याद दिलाती है। वो ये कि नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 को हुई थी। 1885 को कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। तो इनकी पैदाइश एक तारीख लिए है। और जो मौत, इनका इंतकाल हो रहा है 1947 जो इनका इंतकाल बताया जा रहा है 1947, यह हमारी यौम आजादी भी है। गोया की पैदाइश भी जब हो रही है तो एक तारीख लिए हुए है, और इंतकाल भी हुआ तो एक तारीख लिए हुए। वाह क्या किस्मत है। 1947 को देश भी आजाद हुआ था और 1947 का इसका इंतकाल भी हुआ था। और आगे आइए, 27 अप्रैल 1947 को सिर्रे इलाही चमन में इनका इंतकाल हुआ। और यही ये महत्वपूर्ण, सिर्रे इलाही चमन, एक कब्रिस्तान का नाम था सिर्रे इलाही चमन, यही इनको दफन किया गया। और सुनिए, इनका जो ये है नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी जबानी, ये
अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का रिसाला उर्दू में 1927 में प्रकाशित हुआ था। 1927 में ये खाका जो है ना, इस रिसाला के अंदर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का रिसाला, इसमें ये शाये हुआ था। नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। साथियों, एक चीज और आप गौर कर लें, जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो पूरे चैप्टर में जो आपकी मुलाकात होगी, नजीर अहमद, एक नंबर पे नजीर अहमद, दूसरे नंबर पे फरहतुल्लाह बैग, तीसरे नंबर पे मियां दानी और चौथे नंबर पे मिस्टर रजा। ये 4 लोग हैं। ये मौलवी साहब, नजीर अहमद ये टीचर हैं, मौलवी साहब है, फरहतुल्लाह बैग, मियां दानी और मिस्टर रजा, ये तीनों शागिर्द हैं। इनके शागिर्द बोले तो चेला, शागिर्द बोले तो स्टूडेंट, पढ़ने वाले, तालीम हासिल करने वाले। मियां दानी, फरहतुल्लाह बैग, मिस्टर रजा, ये तीनों शागिर्द हैं किनके? नजीर अहमद के। अब सुनिए साथियों, मिर्जा फरहतुल्लाह बैग ने जो अफसाना खाका लिखा है, इस खाका के बारे में हम जानकारी लेते हैं। साथियों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। हाँ, तो साथियों मैं फिर हाजिर हूं वो खाका लेकर के। ये इस खाके के अंदर सिर्फ बताया ये गया है कि इस खाके में एक मौलवी साहब नजीर अहमद हैं, जिनके पास 2 बच्चे फरहतुल्लाह बैग और मियां दानी। इनके दिल में एक जज्बा उठता है, एक शौक उठता है कि हम जा करके शेर व शायरी की भी कुछ जानकारी ले लें और शेर व शायरी करना हम सीख जाएं। तो नजीर अहमद के पास जाते हैं शेर व शायरी सीखने। और इनका जो टाइमिंग होता है ना, नजीर अहमद साहब ने जो टाइम बताया था वो 1:30 बजे का टाइम था। 1:30 बजे ये लोग पढ़ने जाते थे। इनके पास पढ़ने जाते, पढ़ाई करते थे। मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका ये था कि मौलवी साहब बच्चों को जो सबक पढ़ाना चाहते थे, उस सबक को जो पढ़ाना चाहते थे, जिस सबक को वो पढ़ाना चाहते, उस सबक की तैयारी पहले बच्चे को घर से करने को ला करके कहते थे कि तुम इस सबक को, इस अगले सबक को घर से पढ़ करके आना। जब वो बच्चे आते थे पढ़ करके, फिर अपने सामने में उसे पढ़वाते थे और जब बच्चे पढ़ लेते फिर उसी का आप एक्सप्लेन कर देते। नजीर साहब उसी का एक्सप्लेन करके, डिटेल करके बच्चों को समझा देते, फिर कहते अगला सबक घर से पढ़ करके आना, फिर बताऊंगा। नाज़रीन, तो ये इनके पढ़ाने का तरीका था। तो ये लोग पढ़ने आते थे। एक मर्तबा की बात है कि ये दोनों पढ़ने आ रहे थे। हिंदू कॉलेज से एक मिस्टर रजा नाम का लड़का भी, इसके दिल में भी शौक पैदा हुआ कि तुम लोग जहां पढ़ रहे हो, मौलवी साहब से बात करो, हम भी पढ़ना चाहते हैं। किसी भी तरह मिस्टर रजा चलने को तैयार हुए, मौलवी साहब भी राजी हो गए और ये गया पढ़ने। जब तीनों लोग पढ़ने के लिए गए, सबक शुरू करने को कहा गया, तो एक साहब यानी कि ये मिस्टर रजा साहब की ही बारी आ गई। मौलवी साहब की नजर पड़ी, कहा कि पढ़ो भाई रजा, तुम ही पढ़ो। अब मिस्टर रजा नज़म पढ़ रहे थे, मुतनब्बी शायर का शेर पढ़ रहे थे। तो जब ये पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते इन्होंने नज़म को नस्र बना दिया। नज़म को ऐसे पढ़ रहे थे जैसे कि ये नस्र पढ़ रहे हैं, जैसे कि ये आम किताबें पढ़ रहे हैं। नज़म और कविता पढ़ने का एक अंदाज होता है। तो क्या किया इन्होंने कि नज़म को नस्र बना दिया। तो ये उस्ताद साहब ने जैसे ही देखा गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर के कहा कि तुम कल से मेरे यहां पढ़ने नहीं आना। ये बात। उसके बाद इसके बाद बात आती है फरहतुल्लाह बैग की और मियां दानी की। फरहतुल्लाह बैग साहब का मामला क्या था? फरहतुल्लाह बैग साहब का सर्फ और नौ,
ये दोनों कमजोर था। सर्फ जिसमें अल्फाज से बातें की जाती है, और नहू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वाक्य से बात होती है, वाक्य के ताल्लुक से बताया जाता है। शब्दों की जानकारी सर्फ सब्जेक्ट में होता है और जुमलों की जानकारी नहू में होता है। तो सर्फ सब्जेक्ट भी कमजोर था और नहू सब्जेक्ट भी कमजोर था, और इन्हीं दोनों की मदद से आदमी नज़म को सही ढंग से पढ़ सकता था। तो मिर्जा फरहतुल्लाह साहब ये क्या किए, जब ये नज़म पढ़ते थे ना, तो इनसे जो गलती होती थी वो गलती ये हो जाया करती थी कि ये जबर को जेर, जेर को जबर पेश, यानी एराबी गलती करते थे। एराब की गलती हो जाती थी, जबर जेर में गलती हो जाती, जिसकी वजह से उस्ताद गुस्से में आ गए। नजीर साहब बड़े गुस्से में आ गए और किताब को इन्होंने फेंक दिया और कहा, तुम लोग भाग जाओ मैं यहां से, न मैं तुझे पढ़ाने के लायक हूं और न तुम लोग मेरे पास पढ़ने के काबिल हो। गुस्से में हो जाते हैं। उसके बाद भी जब उस्ताद गुस्से में हो गए तो ये लोग हिलते तक नहीं, जाते तक नहीं होती, कई मर्तबा टॉर्चर करते, तुम लोग जाते क्यों नहीं, भाग जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो फरहतुल्लाह बैग अपनी जबान से कहते, जब तक हमें कोई धक्के मार के नहीं निकलता तब तक हम जाने वाले नहीं, हम पढ़ने आए हैं, पढ़ करके ही जाएंगे। बिल आखिर उस्ताद को हार मानना पड़ता है। फिर नजीर अहमद साहब ने किताब मंगवाया और किताबें पढ़ा दी। ये खाका की पूरी जानकारी और पूरे एक्सप्लेन था जो आपके बीच मैंने रख दिया है साथियों। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। याद रखें साथियों, ये जो नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी है, ये एक खाका है, और खाका जो लिखा है वो शागिर्द है, और जिनके बारे में लिखा है वो उस्ताद यानी के नजीर अहमद है। तो खाका दरअसल वही शख्स लिख सकता है, किसी भी आदमी का खाका वही लिख सकता है जब उसके जिंदगी के पूरी चीज को, पूरी हिस्ट्री को अपने आंखों से देखा हो, परखा हो, समझा हो, तब जाकर के उसके लिखे हुए वो तहरीर खाका के जिम्न में आएंगे। वरना तो अंदाजी तीर चलाने से कुछ नहीं होता। किसी के बारे में लिखने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है, तब जाकर के वो खाका होगा साथियों। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। आइए हम कुछ क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं साथियों। देखें, ऑब्जेक्टिव के तौर पर कुछ क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि उर्दू का पहला बाजाब्ता खाका कौन सा है। तो उर्दू का सबसे पहला खाका यही है, सबसे पहला खाका उर्दू का बाजाब्ता यही लिखा गया, और सबसे पहले खाका निगार फरहतुल्लाह बैग है। दोनों सवाल के जवाब। उर्दू का पहला बाजाब्ता खाका कौन सा है, तो डॉक्टर नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। उर्दू का पहला खाका निगार फरहतुल्लाह बैग, अभी बताया। तीसरा सवाल है कि नजीर अहमद फरहतुल्लाह बैग के कौन थे। नजीर अहमद कौन थे, उस्ताद थे ना। तीसरे नंबर के ऑप्शन को आप मार देंगे, हो जाएगा, उस्ताद थे। फरहतुल्लाह बैग के साथ मदरसे में कौन पढ़ते थे, कौन थे मदरसे में पढ़ने वाले। एक तो कॉलेज का दोस्त ये था मिस्टर रजा, और फरहतुल्लाह बैग, ये दोनों मदरसा में पढ़ते थे, फरहतुल्लाह बैग और मियां दानी। पूछा जा रहा है कि फरहतुल्लाह बैग के साथ मदरसे में कौन पढ़ते थे, तो मियां दानी। नजीर अहमद का ताल्लुक किस सन से था, तो नजीर अहमद का ताल्लुक आमतौर से नॉवेल निगार से था। ये एक बहुत ही जबरदस्त नॉवेल निगार थे साथियों। तो इस तरह हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हम कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुख्तसर गुफ्तगू यानी मुख्तसर सवालात। फरहतुल्लाह बैग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे। मियां दानी और फरहतुल्लाह बैग मौलवी साहब के घर खाना लेने नहीं जाते थे, पढ़ाई करने जाते थे, पढ़ने जाते थे। दूसरा सवाल है कि किस अरबी शायर से मुताल्लिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियां रजा की छुट्टी हो गई। तो मुतनब्बी शायर का शेर पढ़ा जा रहा था, और उस शेर में मिस्टर रजा ने गलती कर दी थी, नज़म को नस्र पढ़ दिया था, यानी कि नज़म को नस्र की तरह पढ़ रहे थे, जिसकी वजह से उनकी छुट्टी हो गई। तीसरा सवाल है कि फरहतुल्लाह बैग शेर खानी में
किस तरह की गलतियां करते थे? तो एराब की गलती यानी जबर जेर पेश की गलती करते थे। मियां दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे? तो मियां दानी शेर खानी में जो गलती करते थे उनका भी नज्म और नस्र के यानी नज्म को नस्र बना देते थे। मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था? तो मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका यह था कि जिस सबक को आज वो पढ़ाने वाले, उस सबक की तैयारी पहले बच्चों को घर से करके लाना पड़ेगा, फिर जाकर के ये पढ़ाते थे। तफसीली गुफ्तगू यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों नाराज हो गए, क्यों गुस्सा हो गए? वजह यह कि इतनी बार बार समझाने के बाद भी बार बार वो तीनों के तीनों गलती पे गलती करते जा रहे थे, जिसकी वजह से गुस्सा हो गया। दूसरा सवाल है कि फरहतुल्लाह बैग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा? तो फरहतुल्लाह बैग ने अपने उस्ताद से बहुत कुछ सीखा, उनकी जिंदगी को बड़ी करीब से देखा, उनके अंदर की सारी खसलतें और सारी अच्छी आदतें अपने आंखों से देखा और उन्हीं को अपना रोल मॉडल बनाया और उन्हीं की तरह अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश की। ये बहुत सारी चीजें इन्होंने उनसे सीखा था। फरहतुल्लाह बैग की खाका निगारी के बारे में लिखे। फरहतुल्लाह बैग की खाका निगारी के बारे में जानना हो तो यहां देख लीजिए। ये सब की तरह दिल्ली का एक मशहूर मुशायरा, फूल वालों की शहर, दीवाने यकीन दीवाने नजीर, मेरी दास्तान वगैरह वगैरह, इनकी खाका निगारी पर आपको जवाब मिल जाएंगे। जब तक सवाल एक ये है कि जब तक कोई धक्के देकर ना निकालेगा उस वक्त तक तो हम जाते नहीं, और जाएंगे तो अभी फिर आ जाएंगे। सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है इस सवाल में कि ये कौल किसका है? तो ये फरहतुल्लाह बैग का कौल है। इस कौल में धक्के देने की बात क्यों कही गई है? धक्के देने की बात इसलिए कही गई है कि कोई भी उस्ताद अपने पास से पढ़ने वाले बच्चे को धक्के देकर नहीं निकाल सकता है, सिर्फ बात से कह सकता है। इसलिए धक्के देने की बात कही गई है कि जब तक उस्ताद धक्के देकर के नहीं भगाएगा, जो उनका सेवा नहीं है, जो वो कर नहीं सकते, धक्के दे नहीं सकते, और ये इनका कहना हुआ कि जब तक धक्का दिया नहीं जाएगा तब तक हम जाएंगे नहीं, इसलिए ये बात कही गई। खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के न होंगे। शागिर्द क्या हुए? उस्ताद के उस्ताद हो गए। अच्छा भाई, मैं हारा, मैं अच्छा, खुदा के लिए किताब उठा लाओ और सबक पढ़कर मेरा पिंड छोड़ो, यानी मेरा पीछा छोड़ो। ये कौल किसका है? उस्ताद का है। ये बात किससे कही गई? ये बात शागिर्दों से कही गई थी। इस कौल में किससे छुटकारा पाने की बात कही जा रही है? इससे शागिर्दों से छुटकारा पाने की बातें कही जा रही है। इस कौल में कौन किसका उस्ताद है? तो इस कौल के हिसाब से देखा जाए तो उस्ताद शागिर्द है, शागिर्द उस्ताद है। उम्मीद करता हूं साथियों आपका ये पूरा क्वेश्चन आंसर भी मुकम्मल हुआ। ये सारी इस वीडियो में सारी चीजें लेखक उसके बाद पूरे चैप्टर, उसके बाद इन दोनों से जो क्वेश्चन बन रहे थे उसे मैंने आपको सॉल्व करा दिया। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी बात समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इसे शेयर कर दें और अपने साथियों को, खुद भी इस चैनल से जुड़े, अपने साथियों को भी इस चैनल से करीब करें, ताकि जो बच्चे उर्दू से बेखबर है, उर्दू पढ़ना नहीं चाहते, वो भी इस क्लास को लेकर के अपनी जिंदगी को संवार सके। आज की वीडियो में बस इतने ही, इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।